नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, हम बात करने वाले हैं आज महाकुंभ 2025 की। मैं उसी महाकुंभ की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है और इस जिसकी चर्चा सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है। जी हां, इस बार का महाकुंभ 2025 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया से उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में आने वाले हैं। तो आखिरकार इस महाकुंभ के बारे में हम क्या आज जानने वाले हैं, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व क्या है और साथ ही इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे थ्रेट भी मिल चुके हैं, बम से उड़ाने की धमकी भी दी जा चुकी है। तो ऐसे में सरकार के कौन कौन से सुरक्षा उपाय वहां पे हैं, तो सिक्योरिटी एनालिसिस को भी हम बहुत डिटेल्ड में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत को किस तरह से इकोनॉमिक रूप से ये बेनिफिट देने वाला है। इन सभी पहलुओं को बहुत डिटेल्ड में और साथ ही जो 4 महाकुंभ होते हैं उन 4 महाकुंभों के बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी हम समझेंगे कि आखिरकार इस बार का महाकुंभ कहा जाता है 144 साल बाद आया है। तो ऐसा क्या महत्व है इस महाकुंभ का? सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व एक्चुअल में इसी कारण से है क्योंकि ये किसी की भी जीवन में सिर्फ एक ही बार बड़ी मुश्किल से आता है। क्योंकि 144 साल बाद अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 2 पीढ़ियों के बाद ये महाकुंभ आता है। इससे पहले इस महाकुंभ का आयोजन 1882 में किया गया था। तो इन सभी पर हम बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। क्लास से बने रहिए, मजा आने वाला है आपको इस कुंभ मेला के बारे में जो 13 जनवरी से स्टार्ट होके और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। और ऐसा नहीं है कि 40 करोड़ लोग वहां एक साथ पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच में ये उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं, तो पहुंचने वाले हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में हम बहुत कुछ आज डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरे ऐतिहासिक महत्व पे बहुत डिटेल्ड में आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस बार का महाकुंभ कुछ इसी तरह का भव्य होने वाला है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं इस महाकुंभ में तो आपके लिए क्लास और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पे कौन कौन सी आपकी सावधानियां बरतनी है और साथ ही किस प्रकार से जो है वहां पे सुरक्षा उपाय आपके लिए किए गए हैं, इन सभी को आपको के लिए जान लेना बहुत आवश्यक है। क्लास थोड़ी बड़ी चल सकती है लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको हर एक डिटेल्ड महाकुंभ 2025 के बारे में आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आप समझिएगा कि एक्चुअल में हिंदू पिलग्रिम महाकुंभ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल। सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि दिस ईयर मोर देन 400 मिलियन विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द महाकुंभ। मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ को अटेंड करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं 2013 में जो कुंभ हुआ था, जो 12 पूर्ण कुंभ जिसको हम कहते हैं, जो 2013 में, इन सभी सवालों के आखिरकार पूर्ण कुंभ महाकुंभ कुंभ में क्या अंतर है अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। बट 2013 में 120 मिलियन लोग जो है पहुंचे थे, लगभग 12 करोड़ के आसपास में। और वही 2025 में ये संख्या बढ़कर 40 करोड़ तक हो सकती है, मतलब 400 मिलियन तक हो सकती है। तो साथ ही ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा महाकुंभ है और यहाँ पर देखा जाए तो किस तरह से ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनने वाला है, इन सभी पर हम डिटेल्ड में आपके सामने बात करेंगे। महाकुंभ में इस बार लगभग में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्ट होगा। तो हम बात करेंगे इस पे बहुत डिटेल में जब हम आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं महाकुंभ 2025 जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा डिवोटी जाने वाले हैं, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ठीक है। तो आखिरकार उसको लेकर ये इतनी बड़ी भीड़, अगर सैटेलाइट इमेज की बात करें तो पहले जो कुंभ हुए हैं उनकी सैटेलाइट इमेज कुछ इस तरह से, मतलब इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ जो है इकट्ठा होता है कि सैटेलाइट इमेज में भी वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। और इस बार तो खैर मेगा इवेंट है। आखिरकार इतनी बड़ी भीड़, ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी भीड़, हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है कि हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड, एलएसी, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई हुई हैं। क्या स्टडी करना है उनको? उनको देखना है क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी करनी है, उनको वेस्ट मैनेजमेंट की और लॉजिस्टिक की स्टडी करनी है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो डिवोटीज यहाँ आने वाले हैं उनको कैसे सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी स्टडी करनी है इन एजेंसियों को। ठीक है, ये जो रिसर्च एजेंसीज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, भाई जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट मैनेजमेंट भी एक चैलेंज होने वाला है।
और कैसे लॉजिस्टिक सर्विसेज का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा, इन सभी पर बहुत गहन अध्ययन करेंगी ये सारी एजेंसियां। तो इस बार का महाकुंभ कुछ खास है। और साथ ही एक चीज आपको और ध्यान देने वाली है कि 1954 में यहाँ पर आग लगी थी और भगदड़ हुई थी। 2013 में भी जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था और भगदड़ हुई थी, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए आखिरकार कौन कौन से सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भीड़ इस बार आने वाली है। इन सभी सुरक्षा उपायों पर हम बहुत ध्यान से देखेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। आइए हम लोग एंटर करते हैं, चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में और देखते हैं। देखिए, जब आप सबसे पहले पहुंचते हैं तो प्रयागराज जंक्शन को कुछ इस तरह से सजाया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ही आपको एक इसकी भव्यता का अंदाजा हो जाता है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो कितना भव्य होने वाला है। जो सड़कें हैं, कुछ टेम्पररी सड़कें बनाई गई हैं यात्रियों के लिए, जो है टेम्पररी सड़कों का भी निर्माण किया गया है और कुछ इस तरह से एक पूरा का पूरा शहर बसाया गया है। इस शहर के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए 2013 में जो पूर्ण कुंभ हुआ था उसमें लगभग में 16 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कुंभ के लिए अलॉट किया गया था। इस बार 2400 हेक्टेयर उसमें वृद्धि की गई है 2025 में। मतलब कुल अगर देखा जाए तो एक टेम्पररी सिटी बना दिया गया है। 4000 हेक्टेयर में एक पूरे टेम्पररी सिटी का निर्माण किया गया है। और उस सिटी में ध्यान देना कि जो टेंट है, कुछ लग्जरी टेंट भी हैं जिनका देखा जाए तो किराया जो है लाखों रुपए से स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी सैलानी भी यहाँ आने वाले हैं। तो वहां पर एक अफोर्डेबल जो है टेंट से लेकर और लग्जरी टेंट तक की सारी व्यवस्थाएं आपको वहां पे मिलने वाली हैं 4000 हेक्टेयर में। और आपको बता दें कि इस दौरान महाकुंभ को एक जिला बना दिया जाता है। यहाँ के लिए पर्टिकुलर जो डीएम होते हैं ये अलग होते हैं, महाकुंभ को एक जिला मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब उस जिले की जो 4000 हेक्टेयर में एक सिटी बनाई गई है, इस सिटी के बारे में देखिए आप, ये कुछ नजारा आपको ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पर। और साथ ही अब इनके इतनी बड़ी सिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है, 2013 में जहां 14 सेक्टर बनाए गए थे, इस बार 25 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, इस पूरे महाकुंभ को 25 सेक्टर में, ठीक है। तो हम देखेंगे। और साथ ही 9 परमानेंट घाट बनाए गए हैं यहाँ पर और 30 जो है पोन्टोन जो पुल, जो ये ब्रिज होते हैं ना, वो जो पीपे वाले पुलों को का निर्माण किया गया है। लगभग 30 पीपे वाले पुल बनाए गए हैं और 9 परमानेंट घाट यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। और आप ध्यान से देखिए, लगभग में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी व्यवस्था जो है महाकुंभ के लिए की गई है। और साथ ही टोटल 13,000 ट्रेन जो चल रही हैं महाकुंभ के लिए, उसमें से 3,000 ट्रेन ऐसी हैं जो स्पेशली महाकुंभ यात्रियों के लिए चलाई गई हैं। अब इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही अब इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से सुरक्षा इंतजाम, हम एक बार सिक्योरिटी एनालिसिस यहाँ की करेंगे कि कौन कौन से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, किस तरह से जो है स्कैनिंग और निगरानी व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल्स अगर जरूरत पड़े तो किस तरह से जो है हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, इन सभी पर हम बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात करने वाले हैं। मजा आने वाला है आपको इस क्लास में, बस आप इस क्लास से बने रहिए। एक डिटेल, भाई आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने साथ आईडी कैरी करना है। बिना आईडी कैरी, क्योंकि जनरली मैं देखता हूं कि खासकर रूरल एरियाज में लोग ऐसे ही चल लेते हैं, वो आईडी भी साथ में नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त स्कैनिंग होने वाली है, क्योंकि महाकुंभ को कई बार थ्रेट दिया गया है, ठीक है, कि हम यहाँ पे कुछ अनहोनी होने की आशंका जो है बनी हुई है। इसी कारण से सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, इनको हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लगभग 23,000 सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, ड्रोन्स हैं, एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है, एआई बेस्ड सर्विलांस भी किया जा रहा है, वीडियो एंड थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अब इन सभी को देखते हुए आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, जरा जगह जगह पर जो स्कैनिंग और कैमरा, मतलब किसी भी तरह की जो है ऐसी एक्टिविटी अगर होती है तो उसको तुरंत पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आप ये देखिए, इस तरह के सीसीटीवी कैमरों के साथ में पूरे शहर में निगरानी व्यवस्था की जा रही है। और यही नहीं, अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर यात्री नहाने जा रहे हैं उनकी निगरानी, और साथ ही अगर अंडर वाटर से भी कोई थ्रेट सामने आता है तो उसके लिए भी ड्रोन का पूरा अरेंजमेंट किया गया, अंडर वाटर ड्रोन इंस्टॉल किए गए हैं। पूरी तरह से सरकार ने अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है कि किसी भी यात्री को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, ठीक है। और यही नहीं, एआई ड्राइविंग
ड्राइवन पार्किंग सिस्टम, ईवी स्टेशंस और हेलीकॉप्टर्स एट रिवेम्पेड जो महाकुंभ है वहां पर मतलब हेलीकॉप्टर का भी अरेंजमेंट किया गया है कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो ऑन कॉल हेलीकॉप्टर सुविधा भी वहां पर उपलब्ध हो। ठीक है, अब ये सारे अरेंजमेंट्स को देखते हुए बाकी हेलीकॉप्टर से निगरानी भी पूरे महाकुंभ की जारी रहेगी। यही नहीं, आप देखिए इस तरह से कुछ जो है चौकियां भी, बहुत सारी चौकियां बनाई गई हैं जिनसे जो है अगर किसी भी तरह का थ्रेट है तो ये लोग तैयार बैठे हैं कि उस थ्रेट को एलिमिनेट कर सकें। देखिए आप, ठीक है, और ये आप समझ रहे हैं कि 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग में अप्रोक्सीमेट 1.5 महीने के आसपास इस महाकुंभ को का आयोजन होना है। और इस बीच में एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करना। ठीक, अब देखिए इस तरह से लगभग में 2700 कैमरा से महाकुंभ मेला की मॉनिटरिंग की जा रही है, 2700। और इस वजह से आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज, कुछ ऑपरेशंस के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ऑपरेशन स्वीप चलाया गया है। और ऑपरेशन स्वीप के तहत एक जो है टीम गठित कर दी गई है जो किसी भी तरह के सस्पिशियस पर्सन्स या ऑब्जेक्ट का को चेक करेगी और जरूरत पड़ने पर उसको एलिमिनेट करेगी। और एक दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन पहचान। ऑपरेशन पहचान के तहत एक टीम गठित की गई है जो इंडिविजुअल्स का वेरिफिकेशन करेगी। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आईडी विद यू अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक ऑपरेशन संगम चलाया गया है। इसके तहत जो टीम गठित की गई है वो क्या करेगी, जो नहाने वाले घाट बनाए गए हैं उन सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी, निगरानी करेगी कि कहीं किसी तरह से किसी भी यात्री को कोई नुकसान न पहुंचे। और साथ ही एक ऑपरेशन बाजार चलाया गया है। ऑपरेशन बाजार के तहत जो टीम गठित की गई है वो दुकानों पर और जो एग्जीबिशंस लगे हुए हैं उन पर पूरी निगरानी रखेगी कि किसी तरह से किसी तरह भी कोई भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी ऐसा थ्रेट जो है अंदर ना आ सके। इन सभी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूँ महाकुंभ की, तो महाकुंभ ध्यान देना, महाकुंभ यूनेस्को में भी दर्ज है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, इसको दर्ज किया जा चुका है। ठीक है, कुंभ मेला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। देखो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो जो हिस्टोरियन हुए हैं एसबी रॉय, ठीक है, उन्होंने जिक्र किया है कि 10,000 बीसी में भी, ठीक है, मतलब 10,000 बिफोर कॉमन एरा महाकुंभ के की जानकारी मिलती है। यहां तक कि एक बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी 600 बीसीई के आसपास में इस मेला का की जानकारी मिलती है। और जो किंग चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं उनके टाइम में भी जो यूनानी यात्री आए हैं उन्होंने भी इस मेला के बारे में मेंशन किया है। तो आप समझिए इस मेला का ऐतिहासिक क्या महत्व है और कितना पुराना महत्व है। ठीक है, तो महाकुंभ 2025 में अब हम पहुंचते हैं, क्या देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि आखिरकार इसका इकोनॉमिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, आप देखिए ये दिख रहा है ना आपको बढ़िया डॉलर। अब आप समझेंगे कि हाँ जो आखिरकार इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। हम पूरा बताएंगे कि किस तरह, सॉरी ऐतिहासिक नहीं, इकोनॉमिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू, किस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है। इन सभी पर, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग कि सरकार महाकुंभ पर इतना सारा पैसा उड़ा रही, पैसा नहीं उड़ा रही है भाई साहब, ये आप समझिए टूरिज्म। ठीक है, ये एक रिलीजियस टूरिज्म है, सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म जिसमें दुनिया भर से यात्री आने वाले हैं। और टूरिज्म आप जानते हैं क्या है, अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर टूरिज्म अच्छा है तो ये समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि हाउ कैन इट बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ये कैसे बूस्ट करने वाला है। इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में बात की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट इससे किसको पहुंचने वाला है, जो लोकल बिजनेस हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तगड़ा होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। देखिए कुंभ मेला 2025 से अगर देखा जाए तो महाकुंभ का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं है, केवल कल्चरल नहीं है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मिलेगा 25,000 करोड़ का बूस्ट। आप समझ सकते हैं ना, 25,000 करोड़ का बूस्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को।
अब हम बात करते हैं कुंभ में। देखिए 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था, 2019 में कुंभ नहीं, उसको हम अर्ध कुंभ हुआ था, उसमें लगभग में 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 2025 में उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। सरकार के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ का खर्चा करके 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखो, ये उत्तर प्रदेश का रिलीजियस टूरिज्म है, सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म जो उत्तर प्रदेश को नो डाउट बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं, देखो महाकुंभ कहा जाता है, ये महाकुंभ जो ये है, ये 144 साल बाद आता है। एक्चुअल में एक जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 वर्ष पर मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि मैं इस पे भी बात करूंगा कि आखिरकार 12 का क्या महत्व है इसमें। अभी आगे हम लोग जब इसके जो है बेसिकली रिलीजियस महत्व पे जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे उस पे। फिलहाल के लिए अभी इकोनॉमिक फैक्टर पे बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 12 कुंभ यानी 12 गुणे 12 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इससे पहले जब 1882 में ये कुंभ हुआ था, ठीक है, तो 20,288 करोड़ रुपया जो है खर्चा करके, 20,288 रुपया खर्चा करके 3.65 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। 2013 में जो पूर्ण कुंभ हुआ था, मतलब जो 12 साल पे होता है, उसकी अगर कंपेरिजन करें तो उसमें जो है एक्चुअल में जो रेवेन्यू जनरेशन था 12,000 करोड़ था। और इस बार जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 25,000 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। किसके लिए भाई, किसके लिए? ये उत्तर प्रदेश के लिए बात की जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए। अगर मैं टोटल बात करूं तो मैंने बताया 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके कि आखिरकार इसका ऐतिहासिक और रिलीजियस क्या महत्व है। इस पे हम महाकुंभ पे बात करेंगे, ठीक है, कि क्या महत्व बनता है आखिरकार। तो देखिए यहां पर आपको जान लेना बहुत जरूरी है एक्चुअल में। मैं आपसे बताता हूं कि सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो हमारा त्योहार है, ये कुंभ कहाँ कहाँ होता है। एक तो कुंभ हरिद्वार होता है, जहां पर हर की पौड़ी की बात की जा रही है। प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। इन 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। लगभग 3-3 साल के गैप पे ये पड़ जाते हैं और हर जगह 12-12 साल पे इनका आयोजन होता है, ऐसे मान के चलिए। तो 3-3 साल पे मतलब 4-3-12, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रयागराज का जो ये मेला होता है इसका ज्यादा महत्व है। इसका ज्यादा महत्व प्रयागराज के कुंभ का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियां सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम होता है। इसी वजह से पर्टिकुलर यहाँ पे होने वाला जो कुंभ है उसका ज्यादा महत्व है। लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कुंभ आखिरकार 4 प्रकार के जो कुंभ होते हैं वो कौन से कुंभ होते हैं। देखिए एक्चुअल में जो एक पूर्ण कुंभ होता है वो पूर्ण कुंभ होता है आपका 12 साल पर। इसको ध्यान रखिएगा, 12 साल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। और उसका जो आधा होता है यानी कि 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये जो कुंभ है ये हर जगह पर, चारों जगह पर 3-3 वर्ष पे होने वाले कुंभ मेला को हम कुंभ मेला कहते हैं, ठीक है। और जो महाकुंभ है ये एक्चुअल में 12x12 144 साल बाद आता है। जो ये पूर्ण कुंभ होता है इसको भी कभी कभी महाकुंभ लिखा जाता है, क्योंकि 12 साल पर होता है, ये भी भव्य होता है, इसको भी महाकुंभ कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में पूर्ण कुंभ होता है महाकुंभ 12x12 मतलब 144 साल बाद आता है। तो ये 4 प्रकार के महाकुंभ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए महाकुंभ के बारे में कुछ जो धारणाएं हैं उनको मैं आपसे बताना चाहूंगा। देखिए एक बार की बात है कि ऋषि दुर्वासा, जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत क्रोधित थे। कहा जाता है कि वो शंकर जी की, भगवान शंकर की जो है क्रोधाग्नि से उनका जन्म हुआ था, इसी वजह से उनको ज्यादा क्रोध आता था। तो एक बार उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, जिसके कारण देवता जो है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए। और जब देवता कमजोर पड़े तो जो असुर थे, दानव थे, वो जाकर देवताओं का राजपाट छीन लिया और जगह जगह पर अत्याचार करने लगे। ऐसे में देवता सभी इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से इसका समाधान करने के लिए बोलते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो है हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी और साथ में अमृत मिलेगा जिसको पीने के बाद में आप लोग अमर हो जाओगे। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि वो राक्षसों या दानवों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप और समझिए कि हमारे पुराणों में भी इसके महत्व को बताया गया है कि आज भी देखिए हमारा जो समुद्र है उस समुद्र में आज भी बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो मतलब पूरी दुनिया में
की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की भी अगर मैं बात करूं तो आज भी समुद्र हमारा संपदा का खान है। और इसको हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि समुद्र में इतने सारे संसाधन थे। ठीक है, तो जो आज साइंस बता रही है, हमारे पुराणों ने उसको बहुत पहले हिंट दे दिया है कि समुद्र जो है संपदा का की खान है। बहुत सारी संपदाएं जो है, बहुत सारे मिनरल्स जो है समुद्र में पाए जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि लेकिन इसके लिए राक्षसों की मदद की जरूरत थी, दानवों की। तो दानवों को भी इसके लिए तैयार किया गया। इसके बाद में ये मंदराचल पर्वत है। ठीक है, ये मंदराचल पर्वत है और मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया एक मथानी के रूप में, और वासुकी नाग का उपयोग किया गया जो है उसको मथने के लिए। और साथ ही ये मंदराचल पर्वत नीचे न ढके, इसलिए यहाँ पर भगवान विष्णु कच्छप का अवतार लेकर, और इसके बाद में कच्छप यानी कछुए का अवतार लेकर इसके बाद में इसको रोकते हैं। और फिर जब इसको मथा जाता है तो मथने के बाद में यहाँ से बहुत सारे जो है रत्न निकलते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल विष। और ये विष पूरी सबको जलाना शुरू कर देता है। ऐसे में भगवान शंकर जो है आते हैं और उस विष को वो ग्रहण करते हैं, और तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। इसके बाद में कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा ये निकलती हैं, और इनको कहाँ भेज दिया जाता है? ये स्वर्ग में अपना स्थान ले लेती हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास, साथ ही जो पांचजन्य शंख है ये भी भगवान विष्णु के पास, जो भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में पांचजन्य शंख बजाते हुए बताया गया है। और भगवान विष्णु का जो है पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण के पास भी था, क्योंकि उन्हीं के अवतार थे। जो पारिजात वृक्ष है, स्वर्ग, और जो सारंग धनुष है, ये सारंग धनुष भी भगवान विष्णु के पास है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं। और फिर आखिरी में आपके सामने आता है अमृत। ठीक है, ये वहां से प्रकट होता है अमृत। और कहा जाता है इसको लेकर भगवान धन्वंतरी कि विषयों जो ये अमृत है ये राक्षसों के हाथों में न जाए, इसको लेकर दौड़ते हैं, भागते हैं। और पीछे से राक्षस और देवता आपस में जो है लड़ाई करते हुए जो है अमृत को छीनने की कोशिश करते हैं कि राक्षसों के हाथ में ये अमृत ना पड़े। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हर की पौड़ी, जहाँ हरिद्वार, हरिद्वार में यहाँ पर उसकी कुछ बूंदें छलक जाती हैं। त्रिवेणी संगम यहाँ पर प्रयागराज में, यहाँ पर भी इसकी कुछ बूंदें गिरती हैं। और जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी कहाँ की बात कर रहे हैं? शिप्रा नदी यानी उज्जैन। ठीक है, उज्जैन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो है इसकी कुछ बूंदें गिरती हैं। और गोदावरी नदी यानी नासिक, नासिक में, नासिक महाराष्ट्र, यहाँ पर इसकी कुछ बूंदें गिरती। और यही कारण है कि देखिए ये पूरी जो घटना हुई है उस पूरी घटना में लगे हैं 12 दिन। और इसी वजह से जो है 12 दिन का, 12 का नंबर 12 का कुंभ में बहुत विशेष महत्व है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है हर 12 वर्ष पे हर की पौड़ी पर भी, मतलब हरिद्वार में भी, हर 12 वर्ष पे प्रयागराज में भी, और उज्जैन में भी, और साथ में नासिक में भी अलग अलग समय पर, मतलब हर साल 3-3 साल पे इन हर जगह पर जो है लगभग में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 कुंभ होते हैं, इसी वजह से 3-3 साल बाद हर जगह पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो पूर्ण कुंभ होता है 12 साल, मतलब एक जगह पर 12 वर्ष में पड़ता है, ऐसे आप समझ लीजिए। ये भी कहा जाता है कि टोटल जो कुंभ है वो टोटल कुंभ भी 12 है, जिसमें से 8 कुंभ स्वर्ग में मनाए जाते हैं और 4 कुंभ पृथ्वी पर मनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी 12 हो गए। अब ये 12 कुंभ, जब 12 कुंभ बीत जाते हैं तब महाकुंभ की स्थिति आती है। और इसी कारण ये जो पूर्ण कुंभ है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद होता है। और जब ये 12 बीत जाते हैं तब होता है 144 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है जो इस बार है। इसीलिए इस बार के महाकुंभ का अति महत्व है, क्योंकि इस, मैं तो कहूंगा अगर आपको भी समय मिले तो जरूर जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में दोबारा से ये महाकुंभ नहीं आने वाला, इसलिए आप जरूर जाइए। विष्णु पुराण में भी इन कुंभ के बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। करके गुरु तथा भानुष चंद्र चंद्र छये तथा गोदावर्या तदा कुंभो जायते अवनी मंडले। यानी जब गुरु कर्क राशि में होता है और जो सूर्य है वो सिंह राशि में होता है, ऐसे में गोदावरी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, यानी कि नासिक कुंभ की ये बात कर रहा है। ठीक,
दूसरा श्लोक है मेष राशि गते सूर्य सिंह रास्या बृहस्पति अवंतिकायाम भवे कुंभ सदा मुक्ति प्रदायका। मतलब जब सूर्य मेष राशि में जाता है और बृहस्पति सिंह राशि में जाता है तब अवंती, अवंती याद है कहाँ की राजधानी? उज्जैनी, अवंती की, ठीक है। तो उज्जैनी की बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब उज्जैनी का जो महाकुंभ है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में मेंशन है। मकरे चा दीनानाथे, दीनानाथे यानी सूर्य, वृष राशि स्थिति स्थिते गुरु गुरु प्रयागे कुंभ योगो वे माघ मासे विदुख क्षय। जब सूर्य मकर राशि में और गुरु वृष राशि में होता है, ऐसे में प्रयाग में कुंभ का आयोजन किया जाता है और देखा जाए तो माघ मास में जनरली पड़ता है। पद्मिनी नायकम मेषे, ये मेषे है, मेघे नहीं है, ध्यान रखिएगा। पद्मिनी नायकम मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद्योगा कुंभ नाम तदोत्तनम। जो जब सूर्य क्या होता है मेष राशि में होता है और गुरु कुंभ राशि में होता है, ऐसे में गंगा द्वारे, गंगा कहाँ? हरिद्वार, गंगा द्वार का मतलब हरिद्वार, हरिद्वार से ही जो है नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। तो ये चारों कुंभ का के बारे में आपके विष्णु पुराण में भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं महाकुंभ का, तो कुंभ मेक्स द कंट्री अ कल्चरल एंड रिलीजियस सुपर पावर एट इंटरनेशनल लेवल। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक सुपर पावर के रूप में भारत की पहचान जानी जाती है। तो इस वजह से आप सभी लोग कुंभ में नहाने स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यहाँ पर जो है आपको नीचे लिंक है, आप आराम से जाके सर्च कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और साथ ही इस क्लास को शेयर करिए, दूसरों तक शेयर करिए, जिससे से ज्यादा लोगों को ये सारी जानकारियां मिल सकें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।